गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 1 सितंबर। सब्जेक्ट है सोशल साइंस, क्लास 9th, वर्कशीट आपकी 25। ओके, तो चैप्टर नंबर है 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि सोशलिज्म क्या होता है, हमने लाइव सेशन में भी इसके बारे में बातें की थी। उसके बाद हमने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जाना था। रशियन रिवॉल्यूशन, यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन। तो हमने ये जान लिया था कि वहाँ की जो स्थिति थी, कोई ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर नहीं था, वहाँ पे फसल भी बहुत ही कम उगाई जाती थी। ठीक है, 85% ऑफ पॉपुलेशन क्या थी, एग्रीकल्चर पे रहती थी, यानी कि सारा काम एग्रीकल्चर पे करती थी, उसी पर अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन ये 85 जिस जमीन पे वो काम करते थे, उस जमीन वो उनके नाम नहीं होती थी, बल्कि किसके उधर होती थी, ये जो जमीन होती थी, ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्हीं के पास थी। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो पीजेंट्स थे क्या करते थे, अपनी जमीन को इकट्ठा करके कम्युनिटी को दे देते थे और इकट्ठा कलेक्टिव फार्मिंग करते थे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन रशिया, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन रशिया में बहुत लेट स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ 1880 एंड 1890s। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हुई वेरी फास्ट इन सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। तो जो क्राफ्ट्समैन थे वो अपने आप को ज्यादा बड़ा समझते थे बजाय कि फैक्ट्री वर्कर्स के। तो और जो वुमेन्स थी उनकी भी कंडीशंस अच्छी नहीं थी, उनको कम पैसे दिए जाते थे कंपैरेटिव टू मैन। और जो कंडीशन थी वहाँ की बहुत ही पुअर थी। ठीक है, लोग ये चाहते थे कि किसी तरीके से रिवोल्ट हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इसी तरीके से जो द कंडीशन ऑफ द वर्कर वाज वेरी पुअर, बहुत ही डिससेटिस्फेक्शन था, प्रोटेस्ट और स्ट्राइक हो रहे थे, डिमांड की जा रही थी चीजों की। इन द बिगिनिंग ऐसा माना जा रहा था कि थॉट दैट द पीजेंट नॉट द वर्कर वुड बी द मेन। पहले तो सोच रहे थे कि जो पीजेंट है, किसान रिवोल्ट करेंगे, वर्कर्स नहीं करेंगे। लेकिन एंड में क्या हुआ कि जो उन्होंने ये सोचा लेनिन ने कि भाई जो वर्कर्स हैं वो तो एक साथ बंधे हुए हैं, लेकिन जो पीजेंट्स हैं वो तो अलग अलग हैं, वो कलेक्टिवली डिसिप्लिन में नहीं आएंगे। अब वर्ल्ड वार भी हुआ था 1914 से, तो उसके भी काफी इफेक्ट थे। लोग बहुत ही ज्यादा, भुखमरी एक तरह से फैल गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, बेघर हो गए थे, खुद ही के घर में वो बेघर मतलब रिफ्यूजी हो गए थे। तो जो एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, सब चीजों पे असर पड़ा था। अब जो रिवॉल्यूशन हुई 1917 में, तो बहुत ही ज्यादा ठंड होती है रशिया में। फरवरी में 1917 में भोजन की शॉर्टेज हो गई, जो वर्कर्स थे सड़कों पे उतर आए। ठीक है, जो जार थे, निकोलस जार, जो हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली वर्कशीट्स में। प्लीज इसके, क्योंकि आज तो एक तरह से समरी का तौर है, जो भी रशियन रिवॉल्यूशन है हम पहली वर्कशीट्स में कर चुके हैं। आज तो एक तरह से कह सकते हो कि आज हो गया ना कि एंड है आज तो पूरी मूवी का, बाकी तो हम सारा कर ही चुके हैं कि किस तरीके से फिर लड़ाई भड़की। जार की डिजायर थी कि वो डूमा को क्या कर दे, डिसॉल्व कर दे। तो मुझे कमेंट में ये बताओगे कि डूमा क्या थी। ठीक है, डूमा क्या है। ओके, सो क्योंकि ये हम पहली वर्कशीट्स में कर चुके हैं। फिर 27 फेब को जो कैवलरी है उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो जो भूखे लोग हैं उन पे गोली नहीं चलाएंगे। तो इसी तरीके से 2 मार्च को जो निकोलस जार थे उन्होंने अपना जो थ्रोन था वो त्याग दिया। ठीक है, उसके बाद फिर ये जर्मन के खिलाफ भी काफी ज्यादा वैसी भावनाएं चल रही थी, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये हार गया था। तो इन्होंने एक जर्मनी का नाम जो था सेंट पीटर्सबर्ग को चेंज कर दिया था पेट्रोग्रेड में। तो इस तरीके से रिवॉल्यूशन हुई और इस तरीके से काफी ज्यादा एक जो बैंक वगैरह थे रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया, लैंड का लोगों में बांटी गई लैंड। ठीक है, और जो लैंड थी वो भी नेशनलाइज, वो भी सोसाइटी की प्रॉपर्टी होगी, ना कि किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी। जो बोल्शेविक थे उन्होंने बैंक अपने अंडर कर लिए, यानी कि नेशनलाइजेशन हो गया कि सरकार के अंडर बैंक आएंगे। ठीक है, जो पीजेंट्स थे वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जो नोबल लोग थे उनकी धरती को वो लोग, जमीन को वो लोग क्या कर सकते थे, कैप्चर कर सकते थे। इन सिटीज हाउस फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड टू वर्कर्स एंड होमलेस, जिनके पास घर नहीं थे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई वहां रहने की, जो वर्कर्स थे जिनके पास घर नहीं थे। तो अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस अकर्ड इन रशियन सोसाइटी ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। In the early 20th century, Russian economy was originally based on agriculture. About 85% of the people were engaged in agriculture operation. Small farmers used to collect their land by handing over their land to community, while the big landlords, who were called kulaks, were against the collective agriculture. The church, monarchy, and feudal lords held the large
स्टेट इन द कंट्री साइड। ओके, अब हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, राइट अबाउट द मेन फीचर ऑफ रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के आपको फीचर लिखने हैं। तो ये देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रशिया केम मच लेटर देन द रेस्ट ऑफ यूरोप। Industrialization took place as a private property of the capitalist. Expansion of railroads started to develop in the iron, steel, coal, mining, machinery industry, etc. Laborers worked for 12 to 15 hours. 12 से 15 घंटे अगर वर्क करेगा इंसान तो किस तरीके से काम वो कर पाएगा। Even after doing it, they used to get very little salary. Women workers were paid less than men. Okay, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। How was the first वर्ल्ड वॉर प्रिपेयर्ड है बेस फॉर रशियन रिवॉल्यूशन। किस तरीके से उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया, बेस बनाया रशियन रिवॉल्यूशन के लिए। तो हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। मिलियन ऑफ पीपल died in World War I. Millions become refugees in their own country. The defeat in the war led to collapse of agriculture, trade, industry, due to which dissatisfaction against the Russian people and the rulers in the army increased. फिर हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे। Which changes were declared by Bolsheviks in the October 1917? Nationalized bank and industries, land declared public property, abolished and the old feudal titles and allowed the farmers to occupy the land, housing facility were provided to homeless and poor in the city। देखो बच्चा, आप लोग 9th और 10th में हो गए हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 लाइन का आंसर तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये आंसर्स बड़े नहीं है, ये आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी आप 8th क्लास से पास होकर आए हो तो आपको आदत है छोटे आंसर लिखने की, लेकिन धीरे धीरे आपको थोड़ी सी अपनी आदत को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि 9th और 10th क्लास में थोड़े से आंसर हमारे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी बच्चा ये कंप्लेन नहीं करेगा कि आंसर बड़े लिखवाए हैं। मैंने बहुत छोटा करने की कोशिश की है, अगर इससे भी छोटा करेंगे तो आंसर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ओके, आई होप आपको हमारी रशियन रिवॉल्यूशन अच्छे से पूरी हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके डिमांड पर वीडियो बनाई जाती हैं। जो भी आपको चाहिए होता है, जो भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।